तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं अर्जुना अवार्डी इंटरनेशनल बॉक्सर जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बॉक्सिंग में, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद सर। ये 1992 समर ओलंपिक्स बार्सिलोना स्पेन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। और इंडियन गवर्नमेंट से इन्हें अर्जुना पुरस्कार से भी सम्मानित किया हुआ है। सो आज का पॉडकास्ट सर के साथ है। तो सर, आपसे एक आपकी जर्नी जानना चाहेंगे एज अ बॉक्सर, एज अ इंटरनेशनल बॉक्सर। आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सो कैसा था ये, मतलब आपने कैसा फील किया, जर्नी आपकी कैसी रही, जानना चाहेंगे सर। देखिए, सबसे पहले मैंने बॉक्सर से पहले मैं जस्ट सभी गेम खेला करता था। फुटबॉल हो गया, फिर गिल्ली डंडा हो गया, फिर उसके बाद कंचा हो गया। तो कुछ सज्जन महानुभावों ने बोला कि भाई देखिए, इससे आपका लाइफ में नहीं बनना है, ये तो जस्ट एंटरटेनमेंट का साधन है। अगर आपको अच्छा नाम कमाना है और आपकी फ्यूचर बनानी है, तो भाई आप ऐसे कोई रिकॉग्नाइज गेम खेलिए कि जिससे सभी बच्चों का मोटो भी ये रहता है कि चाहे पढ़ाई में ले लो, चाहे स्पोर्ट्स में ले लो, फाइनली सबको क्या चाहिए? नौकरी। तो जो बेस है तुम्हारा, भाई फाइनली तुम एक समय के बाद में तो आपको नौकरी ही काम आएगी। तो फिर मैंने बॉक्सिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और उसके बाद में फिर बॉक्सिंग खेलते खेलते आप देख रहे हैं इस मकाम में पहुंचा हूँ। तो सर, आपने बॉक्सिंग करना किस एज में स्टार्ट किया? आपके कोच कौन रहे हैं, किसने हाँ, आपको मोटिवेट किया? मैं जब बॉक्सिंग स्टार्ट किया था 10 से 12 साल की उम्र में मैंने शुरुआत किया। और एक देखा जाए तो मेरा नसीब भी अच्छा था कि यार एक्चुअली करना भी चाहिए, एज ही ऐसा है। एक्चुअली डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि 13 साल की उम्र में बच्चे की हड्डी का जो डेंसिटी अच्छा मजबूत हो जाता है, वो कर सकता है, टूटने की संभावना कम रहती। तो डॉक्टर ने एडवाइस भी ये किया, और हम लोग 10-12 साल में शुरुआत कर लिए थे बॉक्सिंग में। और एक्चुअली हमारे जो स्टार्टिंग के कोच थे मिस्टर प्रदीप कुमार रॉय, जो ब्लेस्की प्लांट में एज ए सेवानिवृत्त हुए हैं। और उसके बाद में फिर थोड़ा और स्तर थोड़ा बढ़ा, तो फिर उसके बाद में क्योंकि देखते हैं कि जहाँ छोटा एरिया पड़ता है, तो वहाँ खेलते खेलते भी आपको बड़े स्तर पे जाने से ही कुछ फ़ायदा करके फिर हमने सेक्रेटरी इस्पात क्लब में, सेक्रेटरी बॉक्सिंग क्लब में ज्वाइन किया। तो वहाँ पे भूपेंद्र सिंह ठाकुर करके एक एनआईएस कोच हुआ करते थे, उन्होंने फिर हमको ट्रेनिंग देना शुरुआत की। सर, तो ये कौन से साल की बात होगी? ये मैं तो खैर बॉक्सिंग स्टार्ट किया था 84-85 में। सर, 84-85 में भिलाई कैसा था? बिल्कुल आज के मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हाँ, मतलब ना स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, ना ऐसे डेवलप्ड वो था, और ना अच्छे कोचेस थे, ना बच्चे स्पोर्ट्स अच्छे बॉक्सर थे। तो जस्ट उस समय का कारवा ऐसी था कि भाई मैं चला था, बेराहे मंजिले लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, और आज इस मकाम पे हैं। तो सर, उस टाइम पे जैसा आप बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस टाइम पे अच्छे क्वालिफाइड कोचेस नहीं हुआ करते थे और उतने स्टूडेंट्स भी नहीं हुआ करते, लेकिन फिर भी आपने बॉक्सिंग ही कंटिन्यू किया। मतलब क्या अंदर से आया कि ये बॉक्सिंग ही करना है? क्या मज़ा क्या क्यों आ रहा था अब उसमें? देखिए, ऐसा लोग कहते हैं, उसका मैं साक्षात गवाह भी हूँ कि हर जो खिलाड़ी है, जो बच्चा है, वो सबका क्या है, डेस्टिनेशन फिक्स है ना। और डेस्टिनेशन फिक्स इन द सेंस, वो कुछ भी कर लो, आपको भगवान वहीं पे ले जाके छोड़ेगा जहाँ पे जिसके लिए आपने पैदा हुआ। और ये कह लीजिए, उस समय बॉक्सिंग का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी था नहीं, और बॉक्सिंग तो जिस प्रकार से अभी का चलन है, अभी तो काफ़ी बॉक्सिंग तो काफ़ी अच्छे स्तर पे पहुंच गया, बहुत अच्छा नाम है ना। लेकिन उस समय नहीं होने के बावजूद भी बस क्या बोलना चाहिए, मैं पैदा हुआ था ओलंपिक्स खेलने, अर्जुन अवार्ड जीतने के लिए, शायद हो सकता यही सब चीज़ें मेरे को आगे बढ़ाता रहा, और फिर मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं। और उसके बाद में ग्रेजुअली स्टेट चैंपियन बने, फिर नेशनल चैंपियन बने, फिर इंटरनेशनल गए, फिर इंटरनेशनल से फिर ओलंपिक्स खेल लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल लिए, एशियन चैंपियनशिप खेल लिए, सैफ गेम खेल लिए, बहुत सारा ऐसा टूर्नामेंट हमने खेला। सर, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं सर राजेंद्र प्रसाद सर की। हमें रिसर्च बहुत कम ही पता चला था। तो सर, आपकी एक फाइट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो आपने 1992 समर ओलंपिक्स स्पेन बार्सिलोना में खेला था। वो आपका फर्स्ट राउंड था। आई थिंक पोलैंड के बॉक्सर थे वो, जी जी। आंद्रे हाँ, रजानी।
हाँ। उनको आपने आई थिंक 12-6 से हराया था जी फर्स्ट राउंड में। बिल्कुल बिल्कुल। सो उस फाइट के बारे में कुछ बताइए सर। अब देखिए ओलंपिक्स में जो भी प्लेयर्स क्वालिफाई करके जाता है तो नो डाउट उस स्टेट का सबसे बेस्ट बॉक्सर रहता है, और सभी अपने स्टेट के अपने कंट्री के बेस्ट बॉक्सर को भेजते हैं। अब उस समय में हो सकता है भाई अच्छा पीक फॉर्म रहा था और उसको मैंने अंकों के आधार पे हराया, और वो एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, एक ऐसी जीत थी कि भाई उस समय मेरे घर पे टीवी भी नहीं हुआ करता था, तो लोगों ने मेरे फादर को बताया कि भाई तुम्हारे बेटे ने भाई बार्सिलोना ओलंपिक में जाके एक बॉक्सर को हराया है। तो वो ऐसा खुशी का पल है, मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो सर 1992 में आप बार्सिलोना में थे, उस टाइम पे वहाँ का और इंडिया का क्या कल्चर था, मतलब डिफरेंस कैसा था डिफरेंस सबसे पहले तो क्लाइमेट का बॉक्सिंग डिफरेंस को था। लेके? हाँ, क्लाइमेट भी डिफरेंस था, और साथ में देखिए एक बार्सिलोना एक डेवलप्ड कंट्री है ना, डेवलप्ड कंट्री है, बॉक्सिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, कोचेस अच्छे थे नो डाउट। तो भाई और स्पेशली आपने देखा होगा ओलंपिक्स उसी कंट्री को दिया जाता है जिसमें कमिटी जाती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जाती है, देखती है कि भाई आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर इतने मतलब पूरी वर्ल्ड उसमें पार्टिसिपेट करती है, तो क्या इतने वर्ल्ड को आप मैनेज कर लोगे क्या, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर है क्या। तो सब देखते हुए फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डिसाइड करती है कि इस कंट्री को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो फाइनली भाई बार्सिलोना वैसे डेवलप कंट्री थी, उनको दिया गया, और हमारे लिए एक्चुअली ओलंपिक्स खेलना ही एक सपना, खुली आंखों से सपना देखने जैसा था। सर साथ में आपके और कितने बॉक्सर्स थे? हम लोग के साथ में 5 इंडिया से क्वालिफाई किए थे। कितने टोटल एथलीट्स थे जो अदर अदर स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे? अब वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि उस समय उतना ध्यान भी दिया नहीं करते थे। मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा मोटा मोटी याद है कि 96 या 98 समथिंग कुछ टोटल स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट किए थे। मतलब अर्ली 90s में भी एटलीस्ट 100 एथलीट्स होंगे राउंड फिगर जो जी। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं स्पेन में। जी। सो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद से तो काफ़ी चीज़ें बदली भी, टेक्नोलॉजिकली भी बदली, और आज की डेट में 200 300 400 एथलीट्स जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर आज की टाइम पे क्या है बॉक्सिंग का फ्यूचर इंडिया में और छत्तीसगढ़ में स्पेशली? देखिए ओवरऑल इंडिया में तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, और अभी पूरे इंडिया में देखा जाए तो सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे स्पोर्ट्समैन के नाते हरियाणा, क्योंकि हरियाणा से दो मुक्केबाज ऐसे निकले हैं, वो है विजेंदर और दूसरा अखिल। ये दोनों मतलब ओलंपिक्स में बहुत ही अच्छा नाम कमाया, जिससे पूरा सिनेरियो ओलंपिक्स का बॉक्सिंग का बदल गया, और काफ़ी स्पोर्ट्समैन आगे आके अभी पार्टिसिपेट करने लगे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, और डेफिनेटली आने वाले भविष्य में भी और भी अच्छा होने की पूरी संभावना है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंडियन ओलंपिक काउंसिल ने स्पेशली बॉक्सिंग को, ऐसे तो 7 गेम को मतलब आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स में लिया है, उसमें वन ऑफ द अपना बॉक्सिंग भी है। और रही बात छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में भाई मैं तो यही चाहूँगा कि अगर मेरा इंटरव्यू कभी प्रसारित करेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मैं चाहूँगा कि भाई स्पोर्ट्स तो खासकर बॉक्सिंग ऐसा है कि आपके सामने मैं साक्षात बैठा हूँ, एक ओलंपियन अर्जुन अवार्डी जब यहीं का बॉर्न बॉटअप जब खेल सकता है, दूसरे लोग भी खेल सकते हैं, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, सही का हॉस्टल खोलिए, तो डेफिनेटली यहाँ से बॉक्सर निकलेंगे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रोल प्ले करता है बॉक्सिंग में? इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी सेंस आपके पास में एक हॉल होना चाहिए, आपके पास में रिंग होना चाहिए, आपके पास में इक्विपमेंट होना चाहिए, आपके पास में प्लेयर्स होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन कर पाएंगे, और ये हमारे पास में अभी तो बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी क्लब या एकेडमी जो बॉक्सिंग को फुल फ्लेज प्रमोट कर रही होगी? एक आप खुद एकेडमी के ओनर हैं, आपको मैंने देखा ही है कि एकेडमी चलती है आपकी जयंती स्टेडियम के सामने, इंडोर स्टेडियम में। सो और ऐसी कितनी एकेडमीज है छत्तीसगढ़? वैसे एकेडमी के नाम से तो कुछ नहीं है, जस्ट ये क्लब के नाम से चलती है। हाँ, स्टील बॉक्सिंग क्लब है, मोरदा बॉक्सिंग क्लब है, और सबसे फेमस है जो जिनके हम सभी पैदाइशी हैं वो है भिलाई स्टील प्लांट का भिलाई बॉक्सिंग क्लब है, सेक्टर 1 क्लब है, सेक्टर 8 क्लब है, और ऐसे 5-6 हैं
जिनमें भाई कुछ कुछ मुक्केबाज अपने स्तर पे कर रहे हैं, और जिससे हम लोग अभी डेवलप करते करते अब कुछ कुछ टूर्नामेंट खेल भी रहे हैं। इन सभी क्लब से अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स निकल रहे हैं जो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक फिर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए हमारे स्टेट में। हमारे पास एक ओलंपियन है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और भी टैलेंटेड बच्चे हैं सब। अभी तक आपके बाद किसी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया छत्तीसगढ़ से बॉक्सिंग? नहीं, मैं अभी तो फिलहाल नहीं कर पाया, लेकिन इसी आस में हम लोग जी रहे हैं, इसी आस में सभी प्रयास कर रहे हैं कि भाई दूसरा राजेंद्र प्रसाद निकले। अब उसी आस में है कि देखो कब निकलते हैं। कितने चांसेस हैं कि कोई आएगा उस स्तर का खिलाड़ी देखिए, है? अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैनेजमेंट भिलासिल प्लांट एक 1.5 करोड़ का एक इंडोर स्टेडियम बनाने का प्रपोजल ऑलमोस्ट मतलब फाइनल स्टेज में है, और स्टेज 1 अप्रूवल के लिए प्रोसेस कर दिया गया है। तो हो सकता है 6-8 महीने में वो अब हमारा काम शुरू हो जाए, तो उसके बाद में मैं कुछ बता पाऊंगा, कुछ इंश्योर कर पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। तो सर आप खुद भिलाई स्टील प्लांट में हैं, और भिलाई स्टील प्लांट का क्या रोल रहा है आपके स्पोर्टिंग जर्नी में? आज भिलाई स्टील प्लांट, ये मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि खासकर भिलाई जैसे भिलाई स्टील प्लांट के सराउंडिंग में मैं पैदा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ की आबो हवा, यहाँ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का कुल मिला के क्लाइमेट, और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। और स्पेशली जो स्पोर्ट्स को मोटिवेट करता है, यहाँ की आबो हवा, शुद्ध हवा, मतलब काफ़ी कुछ अच्छा है। और यहाँ का स्पेशली पानी जो मतलब आयरन से बना है, मतलब सॉलिड है। तो मुझे लगता है कि आज स्टील प्लांट है तो हम हैं, उनका हमारा वजूद है। भिलाई स्टील प्लांट नहीं होता तो शायद भिलाई नहीं होता आज की डेट में। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो हम सब भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं, मैंने भी क्रिकेट खेला जो भिलाई स्टील प्लांट के लिए ही खेला है। सो मेरी भी क्रिकेटिंग, मैं उतना तो नहीं खेल पाया, लेकिन जितना भी क्रिकेट खेला भिलाई स्टील प्लांट की वजह से मैं खेल पाया। सर भिलाई स्टील प्लांट के पास इतनी सारी एकेडमीज हैं और इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि भिलाई स्टील प्लांट सारे स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट किया, सो अब 2 साल से कोविड की वजह से आई थिंक ये रुका हुआ है। सो क्या इन फ्यूचर उनका प्लान है कि पहले जैसे 10 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले जो टूर्नामेंट्स होते थे, क्या अब वो हो पाएंगे आगे हाँ, स्कूल वैसे लेवल पे? वैसे या बीच में एक प्लान ये बन रहा है कि इस जयंती स्टेडियम, वो एक्चुअली हमारे भिलाई स्टील प्लांट का वो नेशनल स्टेडियम का स्टैंडर्ड वो रखता है, क्योंकि 26 जनवरी वहाँ पे होता है, बड़े बड़े फंक्शन वहाँ पे होते हैं। थोड़ा सा अभी इसमें ऐसा एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अभी नहीं हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे कान में ऐसी बात सुनाई दी है कि एक एस्ट्रोटर्फ सिंथेटिक ट्रैक जयंती स्टेडियम के अंदर डेवलप किया जा रहा है, और भी सब कुछ गेम को लेकर के कुछ इनका प्लान तो है। ये हकीकत तो कुछ सालों के बाद पता चलेगा कि कितनी बात इसमें सच्चाई है, और करना चाहिए। भिलाई स्टील प्लांट के पास में भाई इतना मतलब एक भिलाई स्टील प्लांट का बहुत बड़ा नाम है, डेफिनेटली करना चाहिए। अच्छा सर, एक बात जानना चाहूँगा, हरियाणा गवर्नमेंट हमने देखा है, वहाँ से इतने एथलीट्स निकलते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करता है, वैसा कल्चर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है? क्या गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। अभी हम तो फिर से दोबारा रिपीट करूँगा कि यहाँ के हमारे मुखिया हैं भूपेश बघेल जी, और साथ में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर पटेल जी, ये इनको एक्चुअली कमेटी बना करके ऐसा क्या रीज़न है कि हरियाणा जैसे हम डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे बच्चों में ऐसी कुछ कमी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, क्या किसी कमी है, एक बार अपना विजिट करके उनसे बात करके ये डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा इसी के माध्यम से एक संदेशा ये है कि भाई एटलीस्ट ये इनको थोड़ा सर्च करके डेवलप करना चाहिए कि क्या करने से यहाँ के स्पोर्ट्समैन को मतलब इंटरनेशनल स्तर पे आगे बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है सर। अगर कोशिश किया जाए, गवर्नमेंट का सपोर्ट ऐसा रहे, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन निकल सकते हैं यहाँ से जो भारत को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं। और सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं, या अदर स्पोर्ट्स में भी इतने सारे खेल हैं हमारे यहाँ, सभी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो सर आते हैं वापस आपकी जर्नी पे, कोई टफेस्ट फाइट आपकी जो आपको याद है? अब वर्ल्ड चैंपियनशिप हम खेलने गए थे, तो उसमें अगर बाय द वे
ये 1993 की बात है। अगर 1993 में अगर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर एक फाइट अगर जीत गया होता तो मैं 93, मैं कितने वर्ष पुरानी बात कर रहा हूँ, उस समय इंडिविजुअल गेम का मैं पहला मेडलिस्ट हुआ होता। लेकिन क्या है, मेरे अगेंस्ट में एक ऐसे कंट्री का बॉक्सर आदमी ऐसे थोड़ा भूल जाते हैं, उसने मुझे हरा दिया। अदरवाइज उस समय 93 का मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला मेडलिस्ट हुआ करता। वो मतलब बड़ा टफ था। टफ क्या कहें, मेरे थोड़े हाथ में इंजरी भी थे, इसलिए मैं उससे जीत नहीं पाया। अदरवाइज डेफिनेटली मैं उसको मार देने से आज एक इतिहास बन जाता। एक मान लीजिए एक सेटबैक रहा आपके लिए, कैसे एक एथलीट ओवरकम होता है एक सेटबैक से, ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन, बताइए इसके बारे में। नहीं, क्या है कि हार तो हम जरूर गए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अपने खासकर इंडिया के मेडिकल इसमें ना कुछ इंजरी होने से ना उसका रिकवरी बहुत मुश्किल हो पाता है। इस तरफ इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि कुछ फिजियो, मतलब अच्छे फिजियो, अभी तो खैर काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन उस समय की बात बता रहा हूँ, वो तो बीती बात हो गई। लेकिन अभी ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग इसलिए रिकवर नहीं कर पाए कि हमारा लेफ्ट हैंड इंजरी हुआ, तो उसको हम लोग मतलब उसको ठीक नहीं कर पाए, और उसी में और धीरे धीरे करते करते उसी में कंडम हो गए और फिर आगे खेल नहीं पाए। तो हमें चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये सब पे ध्यान दे कि थोड़ा भी मेडिकल को इंजरी हुए, मेडिकल इंजरी के लिए कुछ ऐसा वर्क करे कि भाई उसको बहुत जल्दी रिकवरी किया जा सके। सर क्या माइंडसेट होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक एथलीट का, मतलब माइंडसेट मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी स्पोर्ट्स में। और बॉक्सिंग जैसे टफ स्पोर्ट्स में तो मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसा माइंडसेट रहता था आपका उस टाइम पे, क्या सोचते थे, कैसे आप अपोनेंट को टैकल किया करते थे? देखिए बॉस, ऐसा होता क्या है कि इस स्तर पे ना हमारा ओपोनेंट भी इतना डरा हुआ रहता है, इतना मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत टेंशन में रहता है कि यार कैसा खेला जाए। तो होता क्या है कि फर्स्ट राउंड जैसे भी ले दे के हम लोग जैसे भी खेलते हैं, फिर ग्रेजुअली आदमी एक दूसरे बॉक्सर को देख के समझ जाता है कि ये पावरफुल बॉक्सर है, कि भाई ये मिसिंग अच्छा करता है, फुटवर्क अच्छा है, कि क्या है इसके अंदर। तो आदमी ऐसा स्टार्टिंग में तो लगता है कि यार कैसे खेलूंगा, साउथ पोलो तो क्या है, ऑर्थोडॉक्स है तो क्या। तो ग्रेजुअली अपने आप को रिंग के अंदर जाने के बाद में अपना थोड़ा सेट कर ही लेता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा हमारे लिए इशू नहीं, कितने बड़े बॉक्सर आ जाए, हम लोग तो लड़ते ही हैं। और आज तक का इतिहास रहा है कि भाई आज तक हमने कभी फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग जब भी रहे, जितने भी टूर्नामेंट खेले, चाहे स्टेट खेले, चाहे नेशनल खेले, चाहे इंटरनेशनल खेले, उसमें तीनों राउंड मतलब कांटे की टक्कर में देखिए हारे हैं। मतलब नेवर क्विट एटीट्यूड एक था। यस यस, और वो हमेशा एक एथलीट बिल्कुल को होनी ही बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। सर ऐसी कोई फाइट बताइए जहां आप मतलब बहुत इजीली किसी ओपोनेंट को आपने हरा दिया होगा। नहीं नहीं, ऐसे जीवन में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मालूम है कि वो बॉक्सर के भी दो हाथ है, वो भी लड़ने के उद्देश्य से आया है, वो भी देश अपने स्टेट का नाम रोशन करने आया है। तो भाई नेचुरली कोई ऐसा मुझे नहीं मिला, सभी अच्छे ही मिले, अच्छे बॉक्सर मिले। अच्छे बॉक्सर मिलने से ही डेवलपमेंट होता है। अच्छे बॉक्सर मिले करके आज राजेंद्र प्रसाद नेशनल चैंपियन हो गया, एशियन मेडल ले लिया, हाँ ओलंपिक्स क्वालिफाई कर लिया, हाँ, और ये सब बातें हैं। सर हम सबके कोई ना कोई इंस्पिरेशन होते हैं, आपके इंस्पिरेशन कौन थे? मैं एक्चुअली मोहम्मद अली और माइक टायसन से बहुत प्रभावित, और ऐसे कहने को तो कर काफ़ी अच्छे अच्छे बॉक्सर रहे हैं, लेकिन इन लोग ऐसे बॉक्सर थे, और खासकर मोहम्मद अली तो खैर बहुत टेक्निकल बॉक्सर, बहुत मतलब शांत प्रवृत्ति का, बहुत अच्छे से खेलने वाला। ठीक उसके अगेंस्ट माइक टायसन ब्रूटल, मतलब किसी को खड़े होने देना नहीं। वो अपने समय में ऐसे ऐसे बॉक्सर को मारा है, अनबिलीवेबल, मतलब नॉकआउट, डेड नॉकआउट। सर उन दोनों में डिफरेंस क्या था? वही है, एक बहुत शांत प्रवृत्ति के थे, और जैसे मोहम्मद अली की हाइट अच्छी थी, बहुत ठंडे दिमाग से खेलते थे, फुटवर्क उनका अच्छा था, हाँ। और सेम माइक टायसन का तो मालूम है, मतलब वो किसी को खड़े होने देता नहीं था। सर बॉक्सिंग एक एग्रेसिव स्पोर्ट है, यस, तो क्या लगता है एक बॉक्सर को मोहम्मद अली जैसा होना चाहिए या माइक टायसन जैसा होना दोनों चाहिए? दोनों का गुण होना चाहिए उसमें, एग्रेसिव भी होना चाहिए, डिफेंसिव भी होना चाहिए। मतलब आपको आगे भी जाके मारना है, पीछे हट के भी मारना है, डिफेंस भी करना है, ऑफेंस भी करते हुए, मतलब आपको बस चलाते रहता है, मूवमेंट करते रहना है, तब आप लंबे समय तक चल पाएंगे और आप इंजरी कम होंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को यस संभालना होगा। डेफिनेटली।
सर कोई ऐसा वैल्यूएबल लेसन जो बॉक्सिंग ने आपको सिखाया हो? ये मेरी बात नहीं है, हर किसी सक्सेस मैन के पीछे एक ट्रुथ तो ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो बहुत से लोग लैग पुलिंग करते हैं, कई लोग आपको बहुत नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन आपको वो सुन के उसके दिमाग में रख करके आपको अपने काम करते रहने से वो दिन दूर नहीं जो कामयाबी आपकी कदम चुमे। और हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब स्टार्टिंग में हम लोग बॉक्सिंग में आए, जैसे ही मेरी हाइट तो बहुत ज़्यादा 5 फुट 2 इंच के आदमी थे, तब तो और कंडीशन ख़राब थी और दुबले पतले थे। जब हम लोग मेहनत करते थे, सब लोग बोलते साला पागल है ये साला पागल है, इसका कोई मतलब कोई और ना छोड़, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन बोले नहीं, हर आदमी कुछ ना कुछ करने के लिए ही पैदा हुआ है। ये तय है सबका। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबका डेस्टिनेशन फिक्स है, डेस्टिनेशन फिक्स था। और मैं करता गया, काफ़ी कुछ लोगों ने कहा भी, बुला भी, और बीच में ऐसा भी आया कि प्रैक्टिस करते करते मेरा बहुत जोरदार इंजरी भी हुआ, है ना। ऑलमोस्ट मतलब 6 महीना साल भर बिल्कुल मतलब कंडम बोला, फाइल बंद। लेकिन पता नहीं कुछ मैंने सोचा नहीं, करता रहा और अपने आप ठीक भी हो गया। और उसके बाद में फिर उस बोले नहीं, कारवा बढ़ता गया, हम भी अब बढ़ते गए और आज इस मकाम पे सब मकाम हासिल कर लिए। तो जब आप इंजर्ड थे, वो 6 महीने साल भर जो आपने जिक्र किया, वो कैसे आपने अरे गुजारे? मैं बोले ने अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लोगों ने तक बोला कि बस तू 4 दिन की चांदनी थी पर अंधेरी रात, है ना। तो उसको भी मैंने दिमाग में रखा। और जो ये बोलते हैं कि 4 दिन की चांदनी रात, आज उन लोग बड़े इज्जत से पेश आते हैं कि, और बोलते हैं कि यार वाकई राजन तुमने वो चीज़ किया, हाँ, कि जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और सही बात है भाई, देखिए ये सब चीज़ में ग्रह भी काम करता है। ये ग्रह भी काम करता है कि आपको जो बूस्टअप करता है ना। ये सब हम कब माने, जब सक्सेस हो गया तो फिर ये मतलब ग्रह, तो फिर तो ये तो वो। सर डिसिप्लिन स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी होता है। आपका कोई ट्रेनिंग रूटीन जो अभी यंग बच्चे जो देख रहे होंगे वीडियो, उनको अगर आप बता पाएँ? हाँ, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ करना है तो डूब के करना है, आजमाना नहीं है। वो अमीर खुसरो साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसका सिंपल सा मेथड है, किसी को आजमाना नहीं, आजमाओ मत, उसको डूब जाओ तो आप पार हो जाएंगे। और वो चीज़ हमने भी किया। कई लोग बोले बॉक्सिंग तेरे बस का है ही नहीं, बोले ठीक है। तो हमने उसको चैलेंज ग्रुप में लिया और देखते देखते भी वो मकाम हासिल किए। और सारी भारत अपना छत्तीसगढ़ ने देखा, मध्य प्रदेश ने देखा। तो इसीलिए बच्चों को मेरा संदेश ये है कि हर आदमी अपने में एक अल्टीमेट है, लेकिन उसको समझना है। कभी इसको गलत आकलन नहीं करना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में जब हम पैदा हुए तो कई लोग कई तरह की बात की, अरे ये क्या करेगा यार, ये तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हर आदमी, फिर से रिपीट करूँ कि हर आदमी अपने में अद्भुत है, अल्टीमेट है। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि आप अभी एज अ कोच काम कर रहे हैं। मैंने भी देखा है आपकी क्लब को। बहुत सारे बच्चे आते हैं, आपसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो एज अ कोच क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए सभी स्पोर्ट्स के लिए? देखिए, कोच का सबसे पहले एक ये होना चाहिए कि भाई आप बच्चे को जो टाइम देते हैं उससे पहले आपको पहुंचना है। दूसरी बात, आपको वो काम नहीं करना है जिसको देख के बच्चे बोले अरे सर खुद ही कर रहा, मेरे को क्या बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मिसबिहेवियर। अब ऐसा बोलोगे तो गाली गलौज तो मैं करता हूँ, क्योंकि उसके बगैर बच्चे समझते नहीं। अगर मैं बहुत उनको प्यार से समझाऊँ ना तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा दिखाना पड़ता है। और एक गुस्सा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका थोड़ा सा अपना अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज़ करना पड़ जाता है। और मैंने बच्चे लोग से पूछा, भाई मैं अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज़ करना बंद कर दूँ? कई बच्चे बोले नहीं सर, यही भाषा हम लोगों को समझ में आती है ना। तो फिर मैं उसको हंसी मजाक में लेते हुए थोड़ा बोलते भी हैं, कम भी करते हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ यूज़ भी करते हैं, जहाँ जरूरत नहीं तो नहीं करते। भिलाई में ऐसा कौन सा कोच होगा किसी भी स्पोर्ट्स का जिसको आप एडमायर करते होंगे? किसी भी स्पोर्ट्स में ऐसा कोई कोच जो आपको लगा हो कि हाँ ये एक मतलब क्लोज टू ग्रेटनेस है? हाँ, एक है, हालांकि हमसे बहुत जूनियर है, स्टैटिक का कोच है, मिस्टर अनिरुद्ध करके।
एथलेटिक का कोच है, और वो बेसिकली अब NIS कोच भी कोचिंग करके भी आया है। एक ये हो गया, और एक सुरेश करके हैंडबॉल के प्लेयर है, हैंडबॉल के प्लेयर हैं सुरेश। वो एक्चुअली यहाँ के ब्रॉडअप नहीं है, चूँकि यहाँ के साई एकेडमी आई है, हैंडबॉल की साई एकेडमी, तो उनको लिया गया है। उनका भी मैंने देखा बड़े डिसिप्लिन। देखो भाई, आप ना कोच बोलने से क्या है, एक सूरज है ना, जो सारी दुनिया को खुद जल के दूसरे को रोशन करता है। वही बता सकता है जो एक पूरे अभाव में पल बढ़ के ये सब खेल के। और एक सक्सेस कोच कौन हो सकता है, जो खुद भी खेला हो। एक होता है कोच जो भाई सिंपल NIS है, डिग्री उसको मिल गई है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो बहुत ही खुशनसीब होगा जो प्रैक्टिकल भी होगा और साथ में NIS भी होगा, तो सोने पे सुहागा। सर भिलाई में मैंने नोटिस किया है कुछ ऐसे भी कोच हैं जो बच्चों से फीस तो बहुत हाई फाई ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना वो छोड़ के सब पूरी कर रहे हैं। सो क्या कहना चाहेंगे ऐसे कोचेस के बारे में? ऐसे कोचेस को तो भैया एक्चुअली एक बच्चों को ही आइडेंटिफाई करके ऐसे कोचेस को बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एग्जैक्टली ये कोच क्या बदमाशी कर रहा है। अगर ये बच्चे जब तक आगे हिम्मत करके नहीं आएंगे तो भाई कोई क्या करेगा, क्योंकि कोचेस भाई अपने एसोसिएशन को पटा के रखा हुआ है ना, उसी को सुनेंगे कि नहीं नहीं ये बच्चा ठीक नहीं है ना। लेकिन इसके लिए कि आपके प्लेयर्स को आगे आना पड़ेगा कि भैया हमसे फीस भी लेता है लेकिन वो फीस के एवज में हमको ये ट्रेनिंग नहीं कराता, तो उसके लिए बच्चों को आगे आना पड़ेगा। सर स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि जैसे अभी आपने प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की, तो मैच प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ट्रेनिंग ही करते रहना चाहिए या मैच प्रैक्टिस या जो मैच प्रेशर होता है वो एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है? किसी भी टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करो तो कितना जरूरी है? कुछ बहुत जरूरी क्या है, जब तक देखो मैच जो मैच टेम्परामेंट जो बोलते हैं वो जब तक किसी बच्चे में नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी का घोड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए ठीक है, अब मैं क्रिकेट पे आता हूँ। जैसे क्रिकेट ऐसा टूर्नामेंट है कि उसको कराना मतलब आपके अच्छे पिच होना, उसके लिए पूरे 11 प्लेयर होना, 22 लोग को पहले इकट्ठा करना, और मान के चलो कि आपको पूरा एक दिन भर का काम है, एक दिन भर का काम है। उसके लिए आपको खाली 2 टीम से नहीं होगा, आपको कम से कम अगर मैच बेस पे कंपटीशन कराना है तो कम से कम 5 टीम को आपको इकट्ठा करना पड़ेगी, और 5 को इकट्ठा करना मतलब नेचुरली आपको एक स्टेडियम चूज करना है, और उसके बाद में ऐसे इक्विपमेंट उनको देने हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसीलिए जैसे छोटा सा शहर है ब्रैस्टल प्लांट बहुत कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उसके बावजूद भी छोटा बहुत प्रयास कर ही रही है और कुछ बच्चे निकल भी रहे हैं। इस चीज के लिए कुल मिला के पेरेंट्स और प्लेयर्स को ही सामने आना पड़ेगा। पेरेंट्स और प्लेयर्स ही अगर अवेयर होंगे तो ये कल्चर खत्म डेफिनेटली, क्योंकि प्लेयर ही जानता है ना। हाँ, कि खेलना तो उसी को है। यस, और अगर पेरेंट्स अपना पैसा उस कोचिंग में लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर ये चीजें नहीं हुई तो फिर भिलाई का स्पोर्ट्स खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल। सर कोई मेमोरेबल विक्ट्री आपकी बॉक्सिंग करियर में किसी भी लेवल पे, इंटरनेशनल हो, स्टेट हो, नेशनल हो? चलिए बताते हैं कि एक स्टेट चैंपियनशिप की बात है, 1984 या 85 की बात है। फर्स्ट स्टेट चैंपियनशिप मुझे खेलने का मौका मिला दुर्ग में, है ना। और इवन उस समय बहुत ज़्यादा मैं बहुत अच्छा बॉक्सर भी नहीं हुआ करता था, और उस समय मैं अपने 1-2 राउंड जीत करके जबलपुर, उस समय बहुत फेमस था, जबलपुरी में बॉक्सिंग हुआ करती थी, तो जबलपुर के बॉक्सर को मैंने RSC या नॉकआउट के बेसिस पे हराया, है ना। और उसके बाद में मुझे और ऐसा मौका था कि हम दोनों को गोल्ड मेडल दिया गया, जो हार गया उसको भी दिया, जबकि ऐसा होता नहीं इतिहास में। पहली बार हुआ कि उसको भी गोल्ड मेडल, मुझे भी गोल्ड मेडल पहनाया गया, क्योंकि काफ़ी हल्ला हुआ ना, मैं हारने के बाद भी मेरे को हरा दिया गया। तो फिर से वहाँ के जितने पब्लिक चिल्लाई, वहाँ के ऑफिसर चिल्लाए, तो दोनों को बोले विन किया गया। तो वो एक ऐसा मौका था कि उसके बाद विन किया गया, और उसके बाद में फिर मैं मेडल अपने घर पे लाया, तो घर वाले बोलते अरे तू मेडल लाया। उनके लिए भी मैं एक्चुअली किसान परिवार से हूँ, बहुत छोटे परिवार से हूँ, है ना। तो उनके लिए खुशी का मतलब क्या बोलना चाहिए, ऐसा खुशी मतलब हमारे फादर पहले से थे कि बड़े गंभीर, लेकिन वो खुशी जाहिर नहीं करते थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, तो उनका बच्चा कुछ अच्छा करेगा तो नेचुरली खुशी होती है। उसके बाद में इसी के बेस पे फिर मैं फर्स्ट टाइम जो भिलाई के ध्रुव ये नहीं जानता था, वो फर्स्ट टाइम मुंबई खेलने गया, है ना। मुंबई खेलने गया,
तो मेरे लिए तो भाई क्या बोलना चाहिए, स्वर्ग देखने जैसी बात थी। तो ये ऐसा है मसला कि भाई कहाँ एक भिलाई का लड़का सीधा स्टेट चैंपियन बना, उसके बाद में मुझे नेशनल जाने का मौका मिला और सीधा मुंबई देख के आया मैं। तो कोई ऐसा मोमेंट एक एड्रेनलिन रश वाला रिंग के अंदर? हाँ, उसके बाद में फिर काफ़ी कुछ टूर्नामेंट खेलने के बाद में लास्ट में सभी जो स्पोर्ट्समैन का क्रीम रहता है वो है सीनियर नेशनल। हाँ। सीनियर नेशनल मैं स्टेट नेशनल चैंपियन बना 89 या 90 में। फर्स्ट आज तक इतिहास है, मध्य प्रदेश का भी इतिहास है और इसका भी इतिहास है कि उसके बाद कोई चैंपियन तीन साल कोई चैंपियन नहीं बना। और मैं 89 में 89-90 में नेशनल चैंपियन बना। और जब बना हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा कि 3.5 से 4 फीट मैंने मतलब जमीन से जंप किया हुआ है। वो हिंदू में आया हुआ वो आप अगर इंटरव्यू से पहले बोलता मैं लाके दिखाता भी, तो मतलब सब बोलते हैं यार इतना कैसे जंप कर लिया, मतलब इवन रेफरी पर कैसा देख रहा है, उसका हाथ ऐसे उठा दिया, मतलब जमीन से मैं 3.5-4 फीट में जंप किया खुशी के मारे। क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कोई आज तक चैंपियन बना ही नहीं था, नेशनल चैंपियन नहीं बना था, तो मैं बना। तो बोले फर्स्ट टाइम वो भी किसको मार के चैंपियन बना, सर्विसेज। हाँ। और सर्विसेज कहाँ, हम लोग सिविलियन, कहाँ सर्विसेज कहाँ सिविलियन, सिविलियन ने सर्विसेज को मारा है। मेरे लिए मतलब एक इतिहास रच देने वाली बात है, और बाकी इतिहास मैंने रचा है। वो इतिहास आज तक किसी ने वो जो मेरा रिकॉर्ड है आज तक किसी ने, अभी आप सोच लो छत्तीसगढ़ 2009 में सेपरेट हुआ, 2009 आई थिंक 9 या 10 में 11 में हुआ ना, तब से आज तक रिकॉर्ड है कोई नेशनल चैंपियन बना नहीं। छत्तीसगढ़ में भी अभी तक कोई नेशनल नहीं। चैंपियन नहीं है। आप जब छत्तीसगढ़ एमपी था तब आप Yes. पहले नेशनल चैंपियन रहे मध्य बिल्कुल। प्रदेश के, यस, और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है सर। हाँ 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 बिल्कुल। तो उस टाइम पे अदर स्टेट्स के बॉक्सर कैसे हुआ करते थे? मतलब मध्य प्रदेश का लेवल आप थे, जैसे आप तो ओलंपियन हाँ। रहे, ये तब की बात है जब आप ग्रो कर रहे थे। यस, अदर स्टेट के बॉक्सर्स कैसे थे compete करने के उस पे? अच्छे थे तो सर्विसेज ही अच्छी थी। हाँ। सर्विसेज अच्छी थी, पंजाब अच्छी थी। हाँ। आपके पंजाब और हरियाणा के बहुत अच्छे नहीं थे, उस समय नहीं हुआ करते थे, लेकिन थे थोड़ा टफ देते थे। ऐसा है पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, है ना, और कुछ एक जम्मू कश्मीर के अच्छे हुआ करते थे, है ना, तमिलनाडु के कुछ अच्छे हुआ करते थे, साउथ के कुछ अच्छा हुआ करते थे, जिन्होंने मतलब बहुत नेशनल चैंपियन बने, फिर ओलंपिक भी खेले, फिर अर्जुन अवार्ड भी उनको मिला। क्या स्ट्रेटजीज आप उस टाइम पे यूज करते थे? ऐसा कुछ था स्ट्रेटजी यूज करना? जैसे मान लीजिए आपके कोच कुछ स्ट्रेटजी बता रहे हैं और आपको वो फॉलो करना है, सो कैसा था वो? देखिए, हर बॉक्सर में गुण होना चाहिए, हार के भी हार नहीं मानना, हम्म। हार के भी हार नहीं मानना। और इस मामले में मेरे में बहुत ज़्यादा ही गुण था। मैं तो साला डरता किसी से भी नहीं था, मेरे भी 2 हाथ उसके भी 2 हाथ है, ऐसी बोल कर रिंग में चढ़ता था कि देखना क्या करता हूँ मैं रिंग के अंदर, हारी तो जाऊँगा लेकिन उसको याद दिलाऊंगा कि बॉस किससे लड़ रहा था। ये मेरा मेंटालिटी है। कभी मैं रिंग में कभी ऐसा कभी नहीं हारा, हार भी गया हूँ तो दूसरा बॉक्सर बोलता है क्या आदमी है, क्या बॉक्सर मिला सर, हार तो गया हूँ लेकिन इजी ऐसे नहीं, इजीली। तो ये हर बॉक्सर में गुण होना चाहिए, विल पावर, तगड़ा। वो सभी स्पोर्ट्स पर्सन को होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कोई बिगेस्ट चैलेंज आपकी लाइफ में, इनसाइड द रिंग आउटसाइड द रिंग भी, ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया हो, मतलब डर भी लगा हो लेकिन फेस भी करना पड़ा? अब वही है, देखिए स्टार्टिंग में जब देखिए ओलंपिक्स जैसे में क्वालिफाई कर लेना ही बहुत बड़ी बात है ना, और हम लोग को ऐसा आशा भी नहीं था कि भाई राजेंद्र प्रसाद ओलंपिक क्वालिफाई कर लेगा। क्वालिफाई तो कर तो लिए, उसके बाद में बहुत हार्ड ट्रेनिंग हम लोग किए, और उसके बाद में हम लोग ओलंपिक में मेडल भी ले भी सकते थे, लेकिन इन दौरान पे क्या हुआ, हम लोग 1-2 टूर, क्यूबा टूर किए, है ना, तो खाली हम लोग एक ही कंट्री को देख पाए, वो भी एक कंट्री में हम लोगों को वो बॉक्सर मिले कि जस्ट छोटा मोटा टूर्नामेंट हमको मिला। अगर वही जैसे अभी का स्ट्रेटेजी क्या हो रहा है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि हमको ओलंपिक्स के ओलंपिक क्वालिफाई करने के बाद में ना 5-6 कंट्री को घुमाते हैं, 5-6 कंट्री लोगों के साथ में खेलते हैं, कंपटीशन लड़ते हैं, तो हमको एक्सपीरियंस हो जाता है कि रशिया वाला कैसा खेलता है, जापान वाला कैसा खेलता है, इंडोनेशिया वाला कैसा खेलता है, हाँ, यूरोप कंट्री वाले कैसे खेलते हैं, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। और अभी ये कुछ कर रहे हैं, उस समय हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था,
वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, हम्म। जैसे हम कैसे खेलते थे हमको मालूम नहीं, उस समय उतना डेवलप नहीं हुआ था। अभी तो खैर काफ़ी अच्छा हो गया है, हर बच्चा अपना अपना इंडिविजुअल अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। ये अभी तो नो डाउट काफ़ी अच्छा हुआ। इंडिया टीम बहुत अच्छी बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकल एनालिसिस का बहुत रोल है बॉक्सिंग में भी। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई प्री फाइट रिचुअल आप करते हो, जैसे क्रिकेटर्स काफी मानते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लव्स 2 बार खोल के बंद कर दिया, ऐसा कुछ आप? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल पहनते हैं हाँ। और सेट करते हैं, उसके बाद चलो, ऐसा ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। सर प्रेशर तो होता होगा आप लोगों को, जैसे रिंग में जा रहे हैं, कैसे उस टाइम पे हैंडल करते हैं? देखिए, इसके लिए एक हर बच्चे को संदेशा दूंगा कि डरते तो दोनों हैं, दोनों पूरा डरते हैं, लेकिन आपको उसके सामने शो नहीं करना कि मैं डर गया, करेक्ट। शो नहीं करना, और आपको शो नहीं करना कि मैं थक गया। ऐसे करने से मैं अभी मेरे को थका नहीं है, तो ऐसा शो करने से बिल्कुल अभी अरे तरह एनर्जी मेरे पास, तो वैसे आपका अपोनेंट वैसे आपसे आपके सामने सरेंडर कर देगा, अरे यार ये तो थक ही नहीं रहा। जबकि अंदर की बात तो आप ही जानते हैं, आपका मन जानता है कि मेरी भी तो हवा निकल रही है। तो ये हर किसी को मैं संदेश देता हूँ, इवन हमारे प्लेयर्स को भी मैं बताता हूँ कि तुम्हारे चेहरे से एक्सप्रेशन से समझ में आ जाना चाहिए कि यार तो डरा नहीं है, और वो मेरे में क्या बोलना चाहिए, कुदरती देन थी कि मैं रिंग के अंदर जाके भी हार के भी ऐसा हंसता था। तो सारा दूसरा तो वैसे नॉर्मलाइज होता था, अरे ये तो सारा इतना सब होने के बाद भी हंस रहा है चेहरे में, ट्रेनिंग के दौरान हंसते थे। सर ये चीजें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंडर आ जाती है, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को साइकोलॉजी? स्पोर्ट्स में देखिए योगा योगा, ध्यान, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर जिस आदमी के पास में नहीं है तो वैसी बेकार है, उसको नहीं करना चाहिए। खासकर बॉक्सिंग में ये सबका बहुत मायने रखता है। अगर हम लोग को उस समय मिल गया होता तो आज भी बगैर इंजरी के हम लोग चल सकते थे। हम लोग को कब समझ में आ गया, जब हम लोग ख़त्म हो गए, और आज हम लोग बच्चों को ये सब कराते हैं, स्ट्रेचिंग करो भाई, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की अच्छी होनी चाहिए। अभी तो खैर बच्चे लोगों को काफ़ी कुछ बताया जा रहा है, उस समय उतना नॉलेज भी नहीं था बच्चों प्लेयर्स को। अभी तो खैर नो डाउट अब हम जैसे खिलाड़ी को बता रहे तो नेचुरली करना चाहिए, लेकिन दुख किस बात की है कि अभी भी वो आउटपुट हमको मिल नहीं रहा, देखो वो कब आता है। अच्छा सर, बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे न्यूज़ में भी हम देखते हैं पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स को लेके बहुत लोग खराब भी कर रहे हैं। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, एक बोला जाए तो करप्शन भी है स्पोर्ट्स में। कैसे चेंज किया जा सकता है इन चीज़ों को? वाकई बहुत एक गंभीर मामला तो है ना। ये हर एसोसिएशन में कुछ ना कुछ बहुत सारी शिकायत मिलती भी हैं, लेकिन होता क्या है कि शिकायत मिलने के बावजूद भी कुछ खिला के पिला के आदमी शांत कर लेता है। ये सही मायने देखा जाए तो एक भारत देश की एक बीमारी है सर, है ना, एक भारत देश की बीमारी है। इसको कैसा ठीक किया जाए बोलने से, देखो जब तक आप अंदर से आपको ये नहीं आएगा ना कि भैया मुझे नहीं चुराना है, मुझे चोरी नहीं करना है, ये बच्चों का हक नहीं मारना है, तब तक तो कोई संभव ही नहीं है। जब तक ये इंटरनली आपके अंदर नहीं आएगा आप किसी को सुधार नहीं सकते। सबसे पहली बात ये आना चाहिए, जैसे अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि भारत हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है। उसका रीज़न ये है कि ऊपर से ही अगर ऊपर मेन आदमी अगर ऐसे ईमानदार बैठ जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगी। जैसे एक सदे तो सब सदे, तो वाली बात है। तो इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की जो भी मुखिया है और उनके पास कंप्लेंट आती है तो उनको सीरियसली मतलब निस्वार्थ और निष्पक्ष से इसमें जांच करने से जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और करना भी चाहिए। मेरा ये संदेशा है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिस्कस करते भी नहीं है, लेकिन सबको सच पता है चल क्या रहा है। तो सर ये पूछूंगा कि यंग बच्चे जो आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अप्रोच किया, मैं स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो मेरे जैसे और यंग क्राउड के लिए कोई मैसेज, और हम जैसे लोग क्या चेंज कर सकते हैं? आपने बताया कि भाई हम लोग से इंटरव्यू आप लिए, तो वैसे हमारे स्तर के खिलाड़ी को पकड़िए और उनसे बात करिए, चर्चा करिए कि भाई ठीक है आप लोग तो खेल के निकल गए, आप लोगों का समय आप चला गया, लेकिन आप चले तो गए, साथ में आप क्या संदेशा देना चाहे, क्या मतलब आप एडवाइस करेंगे, क्या मतलब
रूल्स होने से और स्पोर्ट्स में मेडल आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता आएगी, तो आप उससे चर्चा करिए, वो भी कुछ अपना एडवाइस बताएंगे कि भाई जैसे मैं आपको बताया है ना, कि आपको लगता है कि बेईमान है तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए, लिखिए, ये नहीं होता तो ऊपर लिखिए, हाँ, सीबीआई में डालिए, डालते रहिए, मतलब क्या है, रिमाइंडर देते रहिए, कैसे नहीं होगा। लेकिन ये सब करने से पहले आपके पास ये पुख्ता सबूत होना चाहिए वो आदमी करप्ट है साबित करने के लिए। तो भैया ऐसा है कि वो जो जो जगह बैठा है वो तो नेचुरली दमदार है, इसलिए वहाँ बैठा है, उसका साम दाम दंड भेद सब लगा के आपको परेशान करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, आपको बहुत कुछ परेशान करेगा। इसीलिए सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि भाई आप जिसके ऊपर लगा रहे, फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र प्रसाद इसे करप्ट, लेकिन राजेंद्र प्रसाद करप्ट है तो आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए कि ये करप्ट है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इसे करप्ट, ये मेरे पास में एविडेंस है, तब तो डेफिनेटली उस पर एक्शन होगा। तो सर एक फ्रेश माइंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के इस पे मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक यंग लड़का कोई आए और वो चाहता है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हो लेकिन उसको रोका जा रहा है। सो ये कल्चर छत्तीसगढ़ में स्पेशली मैंने भिलाई दुर्ग में देखा है, काफ़ी टांग खींचा जा रहा है मेरा भी, अगर मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ। सो क्या इसके बारे में कुछ बताइए, कहना चाहेंगे आप? अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ये गलत संदेशा जा रहा है। भाई फाइनली आप स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की तो बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि भाई आप उससे पैसा मांग रहे हो, आप हमको 1 लाख दोगे तो हम डेवलप कर देंगे। तो भाई सिंपली बोल रहे हैं हम डेवलप करना चाहते हैं। आप अगर जो भी ऐसा अगर पैर खींच रहा है वो डेफिनेटली स्पोर्ट्समैन तो नहीं होगा, वो डेफिनेटली या तो फिर कोई गलती से बन के बैठा होगा। आप बिल्कुल अप्रोच करिए अपने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से, खेल विभाग है उससे कॉन्टेक्ट करिए और बात करिए, देखिए कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। जरूर कोशिश तो यही है सर कि कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया जाए सभी स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि हमारे यहाँ उतना डेवलपमेंट देखने को मिलता नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य में, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य इतना टैलेंट भरा हुआ है। अगर खोजें तो बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी अलग अलग स्पोर्ट्स में निकल भी सकते हैं, लेकिन ना स्काउटिंग होती है, ना ही उनके लिए कोई प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है। तो सर एक लास्ट मैसेज सभी व्यूअर्स जो बच्चे हैं जो अभी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स चालू किया हो, और पेरेंट्स के लिए भी। मेरा संदेशा इससे पहले भी रहा है और देता भी रहता हूँ, मेरा बेसिक नेचर ये है कि पेरेंट्स को स्पेशली समझना है कि आप बच्चों को कौन सा गेम में डालना चाह रहे हैं। जिस गेम में फाइनली जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, तो नेचुरली अंत में आपका सभी बच्चों का फाइनल डेस्टिनेशन ही रहता है कि जॉब, इससे डेफिनेटली जॉब मिलना है। तो उस गेम में डालिए कि जिसमें आपका मान सम्मान के साथ में आपको जॉब श्योर मिले। और वो बहुत बिरले ऐसे गेम है जैसे और साथ में अगर अगर अमर होना चाहते हैं तो भाई जिस गेम में अपना इंडिया टीम ओलंपिक क्वालिफाई करती है, अमर बोलने से एक ओलंपियन अमर होता है, एक ओलंपिक खेल लिया आपने मतलब आपके बीच जुड़ गया ओलंपियन, है ना। तो जैसे एथलेटिक, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, आपका हॉकी, देन शूटिंग, हाँ, और कुछ छूट रह गया, ऐसे 6-7 गेम हैं, मैं अभी प्रेजेंट बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जग जाहिर है। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे कि हाउ मेनी गेम पार्टिसिपेट्स इन ओलंपिक्स इन इंडिया, तो उसमें बहुत सारे आ जाएंगे कौन कौन से गेम में अपन इंडिया क्वालिफाई करते हैं। तो उसको देख के बच्चों को उसी गेम में भेजना चाहिए। तो डेफिनेटली भैया आपका बच्चा अगर अच्छा ना खेल पाया तो भाई एटलीस्ट बहुत अच्छा उसका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, और सारी दुनिया स्वास्थ्य के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये मेरा संदेशा था कि भाई पेरेंट्स इवन बच्चे भी समझे कि बच्चे में देखना कि बहुत इजी रास्ता खोजते हैं कि कहाँ खेल लूँ। बहुत सारे ऐसे गेम हैं, नाम लेना उचित नहीं है, गेम तो गेम होते हैं। उसके बावजूद भी भैया मैं बोलूँगा कि भाई ऐसे गेम को ना खेले जिसमें कल को अफसोस हो कि मैंने भाई 7 नेशनल खेल लिया, मैंने 8 नेशनल खेल लिया और मेरे को नौकरी नहीं। अगर आप अच्छे हैं किसी भी गेम में, जैसे मैंने कुछ गेम बताया, एथलेटिक में आप अच्छा कर लीजिए, सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज भी ले लो, आपको नौकरी मिलनी है। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज भी लो, नौकरी मिल जाएगी। वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज भी ले लो, आपको नौकरी। गोल्ड की बात, गोल्ड मिल गया तो अमर हो गया,
आप इंडिया गेम में आ जाएंगे, उसके बाद में आपका सफर इतना आसान से निकल जाएगा, तो आपको पीछे पड़ने की देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे क्या क्या समझ में नहीं पाते, और पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है कि कौन सा खेल बच्चों को खिलाना चाहिए जिसमें इनका भविष्य बनता है। सर एक सवाल ये है हमारी छत्तीसगढ़ की फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स को, हमारे यहाँ उतना देखा भी नहीं गया है कि किसी फीमेल एथलीट को प्रमोट किया जा रहा है, Yes. ऐसा क्यों? ये चेंज होना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले बात, अपने छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा स्पोर्ट्स का खासकर वुमेन्स के लिए एटमोसफेयर नहीं है, और है भी तो कुछ खेल में है, जैसे एथलेटिक में अच्छा ठीक ठाक कर रही हैं, आपके बास्केटबॉल में है, आपके हैंडबॉल में है ना, जूडो में कुछ एक बच्चे हैं, कराटे में तो काफ़ी बहुतायत मात्रा में है। खासकर वुमेन्स को इसलिए आगे आना चाहिए कि मैं बताया ना कि भाई आप अगर अच्छा स्पोर्ट्स ना कर पाए तो कुछ मिले ना मिले, अच्छा हेल्थ आपको मिले, और हेल्थ के लिए सभी आजकल भाग रहे हैं। अंत में तो हेल्थ ही आपका काम आना है, जो मौत तक जो आपका सांस चलेगा वो आपका हेल्थ है। तो भाई इसी बहाने आपका हेल्थ तो बन ही रहा है, और हेल्थ बनते बनते भाई अच्छा आप इसी बहाने हेल्दी बॉडी एज ए हेल्दी माइंड, अच्छा अगर हेल्थ रहेगा तो अच्छी पढ़ाई भी कर लेंगे आप, और सक्सेस तो मिल ही जाएगा। हमारे साथ थे अभी मिस्टर राजेंद्र प्रसाद सर, और इनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत से बच्चे इनको सुन के इंस्पायर भी हुए होंगे। सो ये वीडियो, आज का पॉडकास्ट इंटरव्यू आज अभी इस टाइम पे फिनिश करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ अगली वीडियो पे। थैंक यू।